नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। अभी जैसे कि बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है। आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में उस समय हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए ऐसा राजनीतिक दांव चला कि सारा माहौल ही बदल गया। पूरे दिन की कार्यवाही के दौरान कुल 12 विधेयक पास किए गए, लेकिन असली चर्चा उस पर की रही जब नीतीश कुमार ने मात्र 15 मिनट में तेजस्वी की रणनीति को धराशायी कर दिया। आज हमारे साथ जुड़े हैं बाबा जी, उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। बाबा जी, आज मॉनसून सत्र में क्या क्या हुआ? देखिए कनिका, आपने तो पूछ लिया कि मानसून सत्र में क्या हुआ। हालांकि आपको बता दें कि विधानसभा की खबरें तो आप लोगों ने दिन भर की हैं, लेकिन जी। विधान परिषद की खबरें बहुत छोटी आती है, छन छन करके आती हैं, क्योंकि जी। वो लाइव प्रसारण आप उसका देख नहीं पा रहे हैं। अब रहा सवाल कि जो विधानसभा में हुआ उसके बिल्कुल उसी तरह से विधान परिषद में हुआ, और दोनों ही सदनों में नीतीश कुमार ने जम करके आज खेल किया। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हम विधानसभा की खबरें तो बता ही रहे थे। पूरे दिन हमने बताया कि विधानसभा के अंदर में क्या हुआ, बाहर में क्या हुआ, किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, कल की घटनाओं को लेकर के क्या कुछ हुआ। लेकिन जो हम विषय आज लेकर के आए हैं, उस विषय में जो हम आपने 15 मिनट की बात की, 15 मिनट में धाराशायी कर दिया। ये सबसे बड़ी बात थी कि सरकार और सदन दोनों इसलिए चल रही है कि मात्र अब 3 महीने बचे हुए हैं चुनाव में, और ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र में आप जानती हैं कि हर सत्र में खर्च के लिए, योजनाओं के लिए जो विधेयक हैं वो आते हैं, वो उसको पास किया जाता है। जो मंत्रिमंडल पारित करता है जिन एजेंडों को, उस एजेंडों पर विचार होता है। आज भी, कल ही हमने बताया था कि 12 विधेयक जो हैं वो सदन के पटल पर रखे गए थे, जिसमें बिहार हिंदू धार्मिक न्यास संशोधन विधेयक 2025 को रखा गया था। जी। इसके प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने इस प्रस्ताव को रखा। उस पर सभापति महोदय ने कहा कि प्रस्ताव रखिए। उन्होंने प्रस्ताव रखा और उन्होंने सदन से ये आग्रह किया कि सदन इस पर विचार करे। सदन ने विचार किया और सर्वसम्मति से कहा जाए या कहा जाए बहुमत से इसे स्वीकृत कर लिया गया। तो पहला तो यही हुआ। इसके बाद प्रस्ताव उन्होंने कहा कि यथास्थापित बिहार हिंदू धार्मिक न्यास संशोधन विधेयक 2025 पारित हो, यानी कि इस संशोधन के लिए रखा भी गया और उसे पारित भी कर दिया गया। इसकी भी स्वीकृति मिल गई। और जो मेज थपथपा करके, आपको पता ही है कि मेज थपथपा करके अपनी उपस्थिति और इस पर सहमति दर्ज की जाती है, या फिर हाँ में और ना में जवाब दिया जाता है, तो हाँ का स्वर ज्यादा था, इसलिए ये विधेयक जो है वो पास हुआ। इसके अलावा जो दूसरा जो विधेयक था, उसमें बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 था, जिसको सम्राट चौधरी, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री तो है ही, वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने प्रस्ताव की कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार माल सेवा संशोधन विधेयक 2025 पर विचार हो। यानी उन्होंने स्वीकृति मांगी कि विचार किया जाए। जो तरीका है उसको पेश करने का, उन्होंने उसको स्वीकृति मांगी, स्वीकृति भी हो गई, और इसको यथा जैसा है बिना किसी संशोधन के इसको स्वीकृत कर दिया गया, यानी पारित कर दिया गया। तो ये बिल भी पास हो गया। लगा कितना समय? बिल्कुल कम समय, बिल्कुल कम समय। इस स्पीड में बात हो रही थी और सभापति बात कर रहे थे। नीतीश कुमार ने केवल 15 मिनट में ऐसा क्या कह दिया जिससे तेजस्वी को झटका लग गया? देखिए, ये 15 मिनट का तो सबसे पहले जो मैं आपको विधेयक की बात कर रहा हूँ, ये तो उसी 15 मिनट का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से आज एक बार फिर से अपने रंग में नजर आए तेजस्वी यादव के भाषण के बाद, तेजस्वी यादव ने जो सदन में अपनी बात रखी, कई मुद्दों पर उन्होंने नीतीश कुमार से जवाब पूछा। चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष है तो उनका फर्ज बनता भी है कि जवाब पूछें सरकार के कामकाज पर, सरकार को लेकर के, सरकार की नीतियों को लेकर के, इस एसआईआर को लेकर के, जो वोटर पुनरीक्षण चल रहा है उसको लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के उन्होंने सवाल पूछा। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनसे कहा कि अभी तथ्यों के आधार पर बात, आपने ही बताया था कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि तथ्यों के आधार पर बात कीजिए, यूं ही नाहक बातें मत करके गुमराह कीजिए देश की जनता को और सदन को। सदन में जो बातें होती हैं वो जनता तक सीधे जाती हैं, क्योंकि कुछ तो आप देखिए होंगे कि लाइव के माध्यम से जाता है और कुछ के माध्यम हम बनते हैं। हमें सदन में उपस्थित रहने के लिए इसीलिए तो पास इशू किया जाता है। हम सदन में रहते हैं, सरकार की नीतियों, विपक्ष के आवाज, सभी बातों को हम रखते हैं। इसी कड़ी में उसी 15 मिनट का एक हिस्सा था जिसमें बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 भी रखा गया था, जिसे जीवेश कुमार माननीय मंत्री जो हैं वो
यथास्थापित बिहार नागरिक संशोधन विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत किया। और ये भी आपको बता दें कि विधेयक बिना किसी हील हुज्जत के 1 सेकंड में जैसे इसको पढ़ा उन्होंने, सभापति ने कहा कि स्वीकृत, सबने कहा हाँ, और ये विधेयक भी बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हो गया। तो इसका मतलब है कि पहले से भी इस पर बातें चल रही थी। इसके अलावा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती विधेयक 2025 को भी रखा गया, जिसमें संजय सरावागी जो मंत्री हैं वो रखे। यथा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2025 पर विचार के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया। विचार के लिए रखते ही सभापति महोदय ने कहा कि क्या विचार के लिए आप लोग स्वीकृत करते हैं? सभी ने कहा हाँ। तो तुरंत उन्होंने कहा कि क्या इसको पारित समझा जाए? सभी ने कहा कि हाँ। बस ये भी पारित हो गया। यानी कि समझ लीजिए कि जो विधेयक पारित होना था उसमें से 6 विधेयक तो पारित हो गए। इसके अलावा कृषि भूमि गैर कृषि परियोजन के लिए संपरिवर्तित संशोधन विधेयक 2025 को भी मंजूरी मिल गई। इसमें भी संजय सरावागी ने, जो कि प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने प्रस्ताव किया कि जो बिहार में यथास्थापित बिहार में कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन संशोधन विधेयक 2025 को विचार के लिए रखा। विचार भी हो गया और विचार को तुरंत बिना किसी हील हुज्जत के, बिना किसी संशोधन के, उसे, चूंकि संशोधन तो पहले हो चुका था, तो उसको पारित कर दिया गया। इसके अलावा भूमिगत पाइपलाइन को लेकर के भी आपको जैसा कि पता भी होगा कि लगातार आप देख रहे होंगे सड़कों पे जब जाती होंगी आप, तो देखते होंगे कि पाइप जमीन के अंदर डाला जा रहा है विभिन्न प्रयोजन के लिए, पानी के लिए भी, गैस पाइपलाइन के लिए भी, और भी कई प्रयोजन के लिए डाला जा रहा है। तो इसको लेकर के भी संजय सरावागी ने प्रस्ताव रखा। और यथा बिहार भूमिगत पाइपलाइन भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन संशोधन विधेयक 2025 को विचार के लिए प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने प्रस्तुत किया और सभापति महोदय ने सीधे तौर पे इसे पारित करते हुए कहा कि इसे क्या माना जाए कि पारित हो गया है? तो लोगों ने कहा कि हाँ, और ये भी पारित हो गया। तो सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ, ये तो राजकीय विधेयक पास कराने में मात्र 10 से 12 मिनट लगे होंगे। जो मैं विधान परिषद की बात कर रहा हूं, मैं खुद मौजूद था, मैंने सदन में देखा, इतना तेजी से ये सब कुछ चल रहा था और इतनी तेजी से ये सब कुछ हुआ। उससे पहले ध्यानाकर्षण लाया गया था, जिसमें मोहम्मद कारी शोएब जो हैं वो जिला अंतर्गत पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक NH 22 के किनारे अलग से सड़क निर्माण कराने, सावन माह के मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने और मुख्य सड़क पर भव्य मुख्य द्वार का निर्माण कराने से संबंधित ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। इसके बाद अजय कुमार सिंह राज्य की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात को लेकर के ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। प्रमोद कुमार जहानाबाद जिला स्थित बाजार समिति के ड्रेनेज अधूरी दुकानों को पूर्ण करने, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए इस संबंध में ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। तो वहीं राधाचरण सेठ जो MLC हैं, उन्होंने भोजपुर जिला अंतर्गत आरा नगर निगम के वार्ड संख्या 9 स्थित डिंस टैंक तालाब का सौंदर्यीकरण कराने की बात कही, उसको लेकर के ध्यान आकर्षण कराया। वहीं आपको निर्दलीय विधायक महेश्वर सिंह ने भी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कल्याणपुर प्रखंड से दिनांक 6/6/2025 को गरीबों को दिए जाने वाले अनाज की चोरी से संबंधित घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर तत्काल कार्रवाई करने के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराया। वहीं शशि यादव हैं, CPI-ML के की वो विधायक हैं, MLC हैं, उन्होंने राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी नियमित कर्मियों की भांति समान कार्य के लिए समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की बात की। यानी कि आप समझिए तो जो विधान मंडल का ये सत्र चल रहा है, इस सत्र में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको लेकर के खुशी भी जाहिर की गई। और सबसे बड़ी बात की है कि सरकार पूरी तरह से एग्रेसिव दिखी। विपक्ष भले ही काला कपड़ा पहन के आए या जो भी विरोध प्रदर्शन करे, मैं अभी वहां पे आ ही रही थी कि ये जो 12 विधेयक जो पास हुए हैं, तो विपक्ष ने किसी विधेयक पर विरोध किया या फिर विपक्ष तो लगातार विरोध कर रहा था। विपक्ष का काम है विरोध करना और विपक्ष ने अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ इसको विरोध करने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है कि दोनों ही सदन में बहुमत में है सरकार, तो ऐसी स्थिति में इस विधेयक पर आप कितना भी हंगामा कर लीजिए, कितना भी बोल लीजिए, लेकिन आप उस पर बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। आराम से सभी विधेयक पास हो गए, 12 के 12 विधेयक पास हो गए। और यहाँ से सरकार के पास अब जो वैलिड कारण था वो तो हो ही गया। अब 2 दिन का सत्र और बचा हुआ है। इस 2 दिन में भी आपको पता ही है कि हंगामा तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इन विधेयकों से जनता को क्या क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल इसमें फायदा होगा। आप समझिए कि जो धार्मिक न्यास वाली बात है,
इसको लेकर के इसमें संशोधन हो जाने के बाद बहुत सारी चीजें बदलेंगी। इसके बाद माल कर सेवा जो है उसको लेकर के सरकार का ने एक नया अमेंडमेंट लाया है। इसमें जो कर वसूला जाएगा उसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं बिहार के जीडीपी में और बिहार के आय में वृद्धि होगी। नगर पालिका संशोधन को लेकर के भी बहुत सारी बातों को रखा गया है। इसमें भूमि सर्वेक्षण को लेकर के भी नया कानून लाया गया है। इसके अलावा कृषि भूमि और को गैर जरूरत के हिसाब से आपको मैंने बताया भी था कि फैक्ट्रियां लगाने के लिए, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिहार में रोजगार देने की बात नीतीश कुमार ने कही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले सेशन में जब मैं आऊंगा मुख्यमंत्री के रूप में, जैसे ही मैं कार्यभार ग्रहण करूंगा तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का अनाउंसमेंट करूंगा। उसके लिए निश्चित रूप से 1 करोड़ लोगों को जब आप नौकरी देंगे तो आपको उसके लिए उद्योग लगाने पड़ेंगे। उसके लिए जो कृषि भूमि है उसको, आपको पता है कि उसका कानून है, कृषि भूमि को आप यूं ही नहीं आप किसी फैक्ट्री को दे सकते हैं। उसके लिए आपको आदेश लेना पड़ेगा। उसको लेकर के एक कानून बनाने की व्यवस्था चल रही थी। जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार चूंकि पिछड़ा राज्य है और इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने भी और विपक्ष भी बार बार पलायन की बात को लेकर के घेरता है। इन सभी बातों को लेकर के इस कार्य से अगर कृषि भूमि को फैक्ट्रीज और अन्य चीजों के लिए यूज किया जाएगा तो उसके लिए भी एक कानून बन जाएगा। तो निश्चित रूप से जो लोग इन्वेस्टर आएंगे उनको आसानी से जमीन मुहैया कराई जा सकेगी। और आप जानती हैं कि जमीन रहेगा तभी तो फैक्ट्री लगेगी। तो इससे फायदा लोगों को, बिहार के लोगों को होगा। जो बिहार के लोग जाकर के दूसरे राज्यों में जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, उनको कम से कम अपने राज्य में रहने, अपने घर में रह करके काम करने का मौका मिलेगा। तो ये फायदा तो होगा ही। निश्चित रूप से विधेयकों से फायदा होता ही होता है। अच्छा, जैसे कि अभी 12 विधेयक बिल पास हुए हैं, विपक्ष विरोध करी थी, तो क्या विपक्ष अब नई रणनीति तैयार करेगा या फिर आत्ममंथन करेगा? नहीं, देखिए विपक्ष के पास अब कोई वैसा वैलिड कारण नहीं रह गया। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि ये जो 17वीं विधानसभा जो थी उसका ये 15वां सत्र था, ठीक है। और ये अंतिम सत्र है। चूंकि सत्रों की संख्या बढ़ी इसलिए कि बीच बीच में नीतीश कुमार 2-2 बार इधर से उधर गए, तो इसके चलते भी सत्रों की संख्या बढ़ी। ये अंतिम सत्र है। इसके बाद आपको नई सरकार देखने को मिलेगी अगर कुछ विशेष नहीं होता है या कोई किसी तरह का कोई उलट पलट नहीं होता है। तो आप सीधी तौर पर समझ रहे हैं कि अब 3 महीना चुनाव में रहे हैं, तो अब तो कोई इस तरह का विधानसभा का विधानमंडल की कार्रवाई होनी नहीं है। अब यहाँ से सीधे आप चुनाव में जाएंगे, नई सरकार बनेगी और नई सरकार बनने के बाद ही अब सदन की कार्रवाई होगी और नई सरकार का बहुमत होगा। ये सारी चीजें अब होंगी। लेकिन ये अंतिम सत्र था। जैसा कि संवैधानिक रूप से देखा जाए तो अगर बीच में मान लेते हैं कि कहीं कोई उलटे पलट हो जाए तो बात अलग है कि फिर से सत्र बुला करके बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो ये एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन अगर सीधे सीधे देखा जाए तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अब ये अंतिम सत्र था, जो मानसून सत्र था। अब इस सत्र के बाद सीधे चुनाव में उतरना है, इसलिए अब विपक्ष के पास कोई वैलिड कारण था। आगामी चुनाव पर क्या पड़ेगा? आगामी चुनाव पर निश्चित रूप से आप समझिए ना कि सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उन पर तो आरोप यही लग रहा है ना कि आप सत्ता में हैं तो आप अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास एक वैलिड कारण तो है कि वो सत्ता में रह करके जो नीतियां, जो योजनाएं, जो भूमिका विपक्ष बना रही है उस पर वो कहीं ना कहीं धाड़ मार दे रहे हैं। अब जैसे आप समझिए सीधी सी बात कि 1500 लोगों को सहायता राशि देने की बात कर रहे थे, विकलांग को, विधवा महिलाओं को और भी लोगों को, जिन लोगों को सहायता राशि मिलती है 400 रुपये, उन लोगों को 1100 रुपया बढ़ा दिया नीतीश कुमार ने। तो सरकार थी तभी तो बढ़ा दिया। तो ये तो फायदा लोगों को मिला। इस वाले बात पर भी ये जो 1100 रुपया कर दिया गया, इस पे प्रशांत किशोर ने एक बार कहा था कि बिहार का इतना बजट ही नहीं है कि सारी महिलाओं को 1100 रुपए मिले। तो क्या ये हवा में बातें कर रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार की बातों पे उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने बढ़ाया, इसको हम बढ़ा के 2000 कर देंगे जी। उन्होंने ये बात। लेकिन तेजस्वी यादव पर उन्होंने तंज कसा था कि 2500 रुपया हर महिला को देना संभव नहीं है। ये बात कह करके उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात को रखा था। और उनका, हालांकि नीतीश कुमार ने 1100 किया, इसको लेकर के भी वो तो नाराज चल रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इसको 1500 करना था, तो पहले कहा जा रहा था 1500, अब इसको हम जो है अगर मेरी सरकार बनती है तो हम इसको 2000 रुपया कर देंगे। तो अगर प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि कहाँ से देंगे, ये संभव नहीं है, संवैधानिक नहीं है, तो वो 2000 कहाँ से देंगे? निश्चित रूप से वो भी कोई रणनीति बनाएंगे, कोई योजना बनाएंगे और पैसा कहीं से उगा ही करेंगे। कोई ना कोई ऐसा सेक्टर डेवलप करेंगे जहां से ये पैसे आ जाएं। तो निश्चित रूप से देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बातें होती हैं। और आरोप प्रत्यारोप आप जानती हैं कि विपक्ष चाहे जितना भी बढ़िया काम सत्ता पक्ष कर ले, विपक्ष उस पर हमलावर जरूर होता है। भले ही ऑफ द रिकॉर्ड आकर के कहे कि नहीं नहीं आपका काम बहुत अच्छा था। आप देखती होंगी काला कपड़ा पहन के लोग आते हैं, लेकिन जब लॉबी से बाहर निकलते हैं, सदन से बाहर निकलते हैं, तो उसकी भी तस्वीरें आपको मिली होंगी। दोनों घुल मिल के बतियाते हैं, ठहाके लगाते हैं, हंसते हैं कि आज तो हम आपको ऐसे कर दिए, तो आज हम आपको ऐसे कर दिए। आप हर किसी के
दुख सुख में शामिल होते हैं। तो ये देखिए, ये दोहरे जीवन की बात होती है। संवैधानिक जीवन आपका अलग है, व्यक्तिगत जीवन अलग है, दोनों जी। को दो तरफ रख के देखा जाता है। तो सीधी तौर पे निश्चित रूप से ये जो सदन की कार्रवाई चल रही है, इसका फायदा होगा और ये संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके तहत आपको अपने घर में भी अगर मान लेते हैं कि खर्च के लिए मंथ में कोई खर्च का, जब आप राशन खरीदने जाती होंगी या मॉल में जाती हैं एक बार जब खरीदारी करने के लिए, तो उसके लिए एक बजट फिक्स किया जाता है कि हमको 1 किलो दाल भी लेना है, 2 किलो आटा लेना है। ये पूरे महीने का बजट जब बनाती हैं तो आप एक लिस्ट बना करके जाती हैं। ये वही प्रक्रिया है, जैसे आपके घर में बजट बनता है, लोग बैठ करके चर्चा करते हैं कि नहीं भाई हमको तो मेरीगोल्ड बिस्कुट चाहिए, जी, जी। तो दादाजी के लिए ये चाहिए, तो दादी के लिए वो चाहिए, दाल कौन सा आएगा भाई, तो थोड़ा-सा मसूर ले लीजिए, थोड़ा-सा अरहर ले लीजिए। ये मंत्रणा होती है और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट बनता है जो मॉल में जाकर के आप सामान खरीद कर ले आते हैं। बिल्कुल वही प्रक्रिया है कि आप सदन में बैठते हैं, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो बैठ कर के हमारे लिए नीतियाँ बनाते हैं कि कहाँ नाला की ज़रूरत है, कहाँ गली की ज़रूरत है, किस कानून के चलते क्या लोगों को समस्या हो रही है, कौन नया कानून बनाया जाए और खर्च कैसे किया जाए इन चीज़ों पे, डेवलपमेंट पे। इसके लिए बजट तैयार होता है और उस बजट का एक जो शुरुआती पार्ट होता है, साल भर का जो बजट बनता है, उस बजट का पार्ट-पार्ट करके निकाला जाता है। जैसे आपके पिताजी जब सैलरी लेकर के आते होंगे, तो पूरा पैसा एक दिन खर्च करते नहीं होंगे, उसको पार्ट-पार्ट में खर्च करते होंगे। उसी तरह से ज़रूरत के हिसाब से खर्च करते होंगे, तो वैसे ही सरकार को लेना पड़ता है स्वीकृति, जिसकी स्वीकृति राज्यपाल देते हैं और इस जो विधेयक लाए गए हैं, ये विधेयक 3 महीने के लिए जो आप खर्च करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर के या फिर अगले जब सत्र चलेंगे तब तक के लिए, उसके लिए स्वीकृति लेकर के और बाकी के जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, उन सभी को एक साथ पास कराया जाता है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। अब जैसे कि बाबा जी ने बताया, आज मानसून सत्र का तीसरा दिन था और आज 12 विधेयक पास हुए। इस टकराव ने विधानसभा की कार्यवाही को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया। महज 15 मिनट की बहस में नीतीश कुमार ने न केवल विपक्ष की रणनीति को ध्वस्त कर दिया, बल्कि एक बार फिर अपने अनुभव और शैली से भी यह साबित कर दिया कि वे आज भी बिहार की राजनीति के सबसे मजबूत चेहरे में से एक हैं। अब देखना यह है कि विपक्ष अगली चाल क्या चलती है या फिर विपक्ष के पास अभी कोई चारा नहीं बचा है। अब ये तो समय ही बताएगा कि आगे और क्या कुछ होता है। तब तक के लिए आप ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।